हम लोग अब करेंगे यूनिट नंबर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स एनबीएफ केमिस्ट्री की जो ग्रेड 10th की बुक है उसके हमने यूनिट नंबर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स के तमाम एसएलओस जो हैं उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो से पहले आप उसको देख लें। इस वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज जो कि एनबीएफ में दी हुई है उसको कवर करेंगे। और अब चूँकि हम एसएलओस को देख चुके हैं तो अब इसको हमें कवर करना कोई मुश्किल नहीं है। सो एमसीक्यूज, सबसे पहला एमसीक्यू है द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड देन तो इसका होगा डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। हमने देखा था कि कैसे जब एक रिएक्शन बढ़ती जाती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होता है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो सिंपली वो एनर्जी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, जिसको मैंने आपको असल में ऑलरेडी बताया था जिसके बारे में। तो वो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन वो जो एक लिमिट है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए वो थोड़ी चेंज होगी। सो ना टेम्परेचर से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज में इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसा भी कोई नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी रहेगी। सो नन ऑफ दीज रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली स्लो। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उनका रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बहुत ही कम पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास टेम्परेचर है। जब आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही ज़्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास एनर्जी है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कम चांस हो जाता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दी फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आपके पास टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, मोस्ट केस में आपके पास फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन अक्सर आपके पास वही रिएक्शन बैकवर्ड भी चल सकती है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है एट द एंड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उनकी बात हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिवर्स होगी, तो इन दोनों में से कौन सी कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा, तो वो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि आप देखें कैटलिस्ट का तो काम है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना एक रिएक्शन के लिए। हाँ, हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन कम से कम एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड में जा रही है और एक रिएक्शन जो वापस आ रही है, उन दोनों के लिए उसका असर जो है वो सेम होता है। सो इन मोस्ट केसेस फॉरवर्ड और रिवर्स वो दोनों को तेज करता है। ओके, forward as well as reverse reaction. Which of the following is not a factor affecting the rate of reaction according to the collision theory? तो rate of reaction को कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती? तो ये तो करती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी करती है, जैसे हमने देखा था। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट भी करती है। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स, नो, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स का कोई असर नहीं रेट ऑफ रिएक्टेंट्स पर। हमारा उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है? तो वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। सो इंक्रीज तो नहीं करेगा विद लोअर एक्टिव बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथवे। एक और तरीका बताएगा रिएक्शन का जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। विच फिजिकल पैरामीटर इज नॉट टिपिकली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन? तो हमने देखा था कि कौन से फिजिकल पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हमने तीन पढ़े थे। हमने पढ़ा था चेंज इन मास, हमने पढ़ा था टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये हमारे एसएलओस में थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कौन सा ऐसा फिजिकल पैरामीटर दिए जो आमतौर पर इफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? तो ऑफ कोर्स दैट इज द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्योंकि अगर आप देखें तो हो सकता है रिएक्टेंट्स का कलर चेंज हो, बिल्कुल एक रिएक्शन की जैसे रिएक्टेंट्स का कलर चेंज हो, लेकिन इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं। कभी कलर चेंज होगा, कभी नहीं होगा, कभी वो किसी से कोई पे जाएगा, तो इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं। चेंज इन मास की तो प्रिडिक्शन थी, कभी वो हर हाल में बढ़ता था, कभी वो हर हाल में कम होता था। टेम्परेचर की भी प्रिडिक्शन थी, फॉर्मेशन ऑफ गैस की भी, जैसे हमने एसएलओस में देखा था। कलर रिएक्टेंट्स का कोई इसके साथ कोई इतना बड़ा लेना देना नहीं। चेंज हो सकते हैं लेकिन कोई आपको आपको ये नहीं पता कि ये चेंज, यानी कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन ने ऐसा कोई खास काम नहीं करना जिससे वो चेंज हो। सो ऑफ कोर्स दिस विल नॉट बी अफेक्टेड टिपिकली। विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस? तो कौन सा फैक्टर आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है गैसेस जिसमें हो? तो ऑफ कोर्स दैट इज चेंज इन प्रेशर। इसके ऊपर भी हमने देखा था पिछले जो वीडियो थे जिसमें एसएलओस थे। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने इसमें बात की थी कैसे जब सॉलिड्स का आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, क्योंकि सॉलिड्स तो सिर्फ अपनी सरफेस पे रिएक्ट करते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स इसका आंसर यही होगा कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा जिस भी तरीके से हो, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी? तो जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है कोलिजन थ्योरी के मुताबिक? नंबर वन, हायर टेम्परेचर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो ऐसा नहीं, हायर टेम्परेचर से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो ज़्यादा बार टकराएंगे। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हायर टेम्परेचर डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो वो तो इंक्रीज करता है। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इंक्रीज करता है। सो ओके, सो इसके साथ हमारे एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ एनर्जी डायग्राम्स या रिएक्शन पाथवे डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ एंड शो द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, ये वाली डायग्राम की वो बात करें जब आपके पास ये डायग्राम है कि आपने एक रिएक्शन की
ये है विद टाइम, सो दिस इज़ द टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और इस जगह पर आप लोग रखते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। सो आपके रिएक्टेंट से खास पोटेंशियल एनर्जी से शुरू हुई, ये उनकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके ऊपर मैंने एसएलओज में भी आपको बताया था कि आप कैसे इसके बारे में जान सकते हैं। तो रिएक्टेंट से खास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से शुरू होते हैं, उसके बाद उन्हें एक खास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना होता है और फिर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिससे रिएक्टेंट्स जब इस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है, दिस डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है ये प्रोवाइड करेगी एक्टिवेशन एनर्जी, या आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इस एनर्जी में। तो ये वाली जो एनर्जी है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की दो डेफिनेशन हो सकती हैं, इट इज़ द एक्स्ट्रा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट रिएक्टेंट्स नीड इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जीज, या फिर जो दूसरी एक सिंपल डेफिनेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है उसी ने इस डिफरेंस में कन्वर्ट होना है। तो एनीवेज फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं इधर उनकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से कम होगी या फिर उनकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। दिस डिपेंड्स अपॉन कि वो रिएक्शन कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपके पास एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो डेल्टा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगर आपके पास पॉजिटिव है, मीन्स दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कि ओवरऑल रिएक्टेंट्स था प्रोडक्ट्स में आया है तो ओवरऑल कुछ एनर्जी रिएक्टेंट्स ने ली है। तो जैसे मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात की थी, तो एंडोथर्मिक में तो ये ऊपर आ जाएगा, एक्सोथर्मिक में ये नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में उन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, ओवरऑल उन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, तो एट द एंड प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी कम होगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह है। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल ऊपर वाला बनाता हूँ, तो ये तो आप किसी तरह भी बना सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं शो द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि कैटलिस्ट का इफेक्ट आप इस तरह शो कर सकते हैं। कैटलिस्ट के साथ इस डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो ऑफ कोर्स वही है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, तो उसने आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है कैटलिस्ट ने, तो आपकी रिएक्शन जल्दी हो सकेगी। तो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of a catalyst on the following? Number 1 the rate of reaction, number 2 the energy of activation। तो इन दोनों पर इसका क्या इफेक्ट होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ाएगा, इंक्रीज, और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो यही कैटलिस्ट का इफेक्ट है। जनरली मेनली उसने आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है, जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आपका रिएक्शन कितनी स्पीड से होता है, जिसका हमने फॉर्मूला भी देखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, कि ओवरऑल आपके टोटल टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई है। आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप इंस्टेंटेनियस भी थ्रू स्लोप्स निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पाउडर्ड जिंक रिएक्ट्स फास्टर विद एसिड देन अ पीस ऑफ जिंक, गिव रीजन। बिकॉज क्योंकि जो पाउडर्ड जिंक है, अगर आपके पास एक पीस ऑफ जिंक है और फिर कुछ पाउडर्ड जिंक है, जिंक को आपने तो पीस दिया है पाउडर्स में, तो ये वाला रिएक्ट करेगा ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका अब जो सरफेस एरिया है वो हर पार्टिकल के इर्द गिर्द जो सरफेस है तमाम का मिलाकर है। इसका सरफेस एरिया सिर्फ बाहर वाले जो इधर इधर पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनका सरफेस एरिया है, जो अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का कोई काउंट ही नहीं हो रहा सरफेस एरिया, क्योंकि वो अंदर है, वो सरफेस पर नहीं है। तो सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स का एरिया काउंट हो रहा है। यहाँ पर हमने उन सब पार्टिकल्स को तोड़ दिया है, तो सब पार्टिकल्स एक किस्म के सरफेस पर आ गए हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कोर्स इधर ज़्यादा है, सरफेस एरिया इधर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि हम देख चुके हैं सॉलिड के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फिजिकल पैरामीटर्स विच आर अफेक्टेड बाय रिएक्शन रेट्स। तो हमने 3 ही फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। एक था मास, या आप कह सकते हैं चेंज इन मास, यानी फिजिकल पैरामीटर तो मास है, बल्कि फिजिकल पैरामीटर एक किस्म का चेंज इन मास है कि ये आपकी चीज़ चेंज हो रही है। मास का चेंज होना एक फिजिकल पैरामीटर है। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, ये भी हमने पढ़ा था। तो 3 हमारे एसएलओज में लिखे हुए थे, हम भी यहीं पर वही लिखेंगे कि आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। और तीसरा था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये भी एक फिजिकल पैरामीटर था कि गैस जितना जल्दी बनेगी उन रिएक्शन में जिनमें गैस बनती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी एंड इट्स की कंपोनेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है, कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था, ऑल्दो इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में एसएलओज में बात की थी। कोलिजन थ्योरी सिर्फ ये है कि किसी भी कोई भी रिएक्टेंट्स ने अगर रिएक्ट करना है तो उनके मॉलिक्यूल्स को लाजमी कोलाइड करना पड़ेगा। तो उसका सिर्फ पॉइंट ये है कि मस्ट कोलाइड, एंड देन उसके अंदर कुछ शराइत हैं। नंबर 1 ये कि करेक्ट ओरिएंटेशन हो, या करेक्ट डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं, ओरिएंटेशन, जिस बारे में हमने बात की थी डिटेल से एसएलओज में। एंड देन दूसरा आपके पास एनएफ एनर्जी हो, एनएफ काइनेटिक एनर्जी हो, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो,
particles which should be greater than or equal to the activation energy. Okay, next question. Discuss the effect of changing the concentration of a reactant on the rate of reaction. तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपके पास आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. सो कॉन्सेंट्रेशन हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ही सिंपल है कि जितने आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना रेट बढ़ेगा, जितना आप कम करेंगे उतना रेट कम होगा. तो इसीलिए जब एक रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसका रेट जो है वो कम होता है. जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो बढ़ती जाती है, शुरू में उसका रेट ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन हो रही होती है लेकिन उसका रेट स्लो होता जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब हाउ ग्राफ्स आर यूज टू इंटरप्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये वही हमने जो शुरू में देखा था कि कैसे हम ग्राफ्स को इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं. तो आपके पास एक वाई एक्सिस पर होता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन एंड देन वाई एक्स एक्सिस पर होता है आपका टाइम यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स शुरू में कम थे एंड देन वो बढ़ते हैं एंड देन आखिरकार वो भी स्टेबल हो जाते हैं जब रिएक्टेंट्स मजीद रिएक्ट नहीं करते. तो इस किस्म का आमतौर पर ग्राफ लगता है और ये ग्राफ एक ऐसा होता है जो कि डेसेलरेट कर रहा होता है, यानी कि इसके अंदर आपके पास स्लोप शुरू में बड़ा स्टीप था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपका स्लोप है वो सीधा होता गया. इधर से आपके पास इस तरह का स्लोप हो गया है आहिस्ता आहिस्ता. यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा एंड देन यहाँ पर ऐसा हो गया है. तो आपके पास स्लोप कम हो रहा है. स्लोप यहाँ पर क्या है, वाई डिवाइडेड बाय एक्स या कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि स्लोप होता है आपके पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज द एक खास पोर्शन में आपके पास जो एवरेज रेट है. तो आप इसको एक किस्म का इंस्टेंटेनियस, एक पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा या वो उस खास टाइम में एवरेज रेट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट. तो वो आपके पास स्लोप आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है एट एनी पॉइंट. तो अगर आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपका, अगर आपका स्लोप कम हो रहा है क्योंकि स्लोप है कि कितना वो ऊंचाई है उसके अंदर, ये कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है. और बिल्कुल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, हमने उसका रीजन में भी देखा. तो इस वजह से ग्राफ आपका इस तरह से नज़र आता है. तो कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, तो सिंपली एट ईच पॉइंट जो आपका स्लोप होगा वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा एट दैट पॉइंट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और ओवरऑल जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, आप यहाँ पर से अपना डेल्टा सी निकालेंगे, यहाँ पर से आप अपना डेल्टा टी निकालेंगे या एक किस्म का टाइम ही, क्योंकि आप जीरो से शुरू करेंगे तो डेल्टा टी और टाइम इक्वल होगा तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. अब इस पार्ट में हम इधर तक ही अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, बाकी जितनी एक्सरसाइज है इस सवाल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे. ओके, थैंक यू.